नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देर किए पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। थोड़ा लिखने में टाइप मिस्टेक हुआ है, तो सॉरी उसके लिए। प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या है? देखिए, प्रतिरक्षा प्रक्रिया यानी कि जिसे बोला जाता है समायोजन युक्ति, जिसे बोला जाता है समायोजन युक्ति, समायोजन तंत्र, मानसिक मानसिक संरचना, है ना, ये बोला जाता है जिसे, वो है प्रतिरक्षा प्रक्रिया। यानी कहते किससे है? ये तो इसके नाम हुए समायोजन युक्ति, समायोजन तंत्र, है ना। प्रतिरक्षा प्रक्रिया कहते हैं कि जब व्यक्ति तनाव, दबाव, संघर्ष, कुंठा, है ना, आदि से अपने व्यक्तित्व की रक्षा करे, अपनी रक्षा करने के लिए जो युक्तियाँ अपनाता है, जो प्रक्रिया करता है, वो प्रतिरक्षा प्रक्रिया कहलाती है। इसमें देखिए क्या होता है, उत्तरदायित्व का अंतरण नहीं, सचेतन व्यवहार भी नहीं है, प्रतिरक्षा विवाद का साधन भी नहीं है, बल्कि इसे कहा जाता है व्यक्तित्व का रक्षा कवच, है ना। यानी कि अपने व्यक्तित्व की रक्षा करते हैं, अपने व्यक्तित्व का रक्षा कवच प्रतिरक्षा प्रक्रिया कहलाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, जो पहला प्रश्न है आपके, वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? देखिए, प्रश्न संख्या 2 है कि जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी उपगम को किस रूप में देखते हैं? देखिए, दो मनोवैज्ञानिक नाम आए, एक जीन पियाजे है और दूसरा लेव वाइगोस्की है। यह मनोवैज्ञानिक है, वो संरचनावादी उपगम को किस रूप में देखते हैं, ये चीज़ पूछी आपको ना। अब उपगम देख लीजिए, संरचनावादी कहूँ या निर्मितवाद कहूँ या रचनावाद कहूँ, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इन्होंने कोफ्लो का अर्जुन नहीं माना, ना ही इन्होंने कहा कि ये प्रतिक्रिया का अनुबंधन, ना ही इन्होंने निष्क्रिय प्रक्रिया बताया ना। बल्कि जो जीन पियाजे है, लेव वाइगोस्की है, ब्रूनर वगैरह है, इन्होंने बताया कि जो संरचनावादी उपागम है ना, वो दोस्तों सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। यानी कि इसमें बालक खुद ही करके सीखता है ना। ये चीज़ बताई थी पियाजे और वाइगोस्की ने। तो इस प्रकार दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 है मित्रों कि बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बुद्धि के बारे में पूछा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है, या बुद्धि नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है? तो देखिए, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बिल्कुल सही है, बकिंगम ने यही परिभाषा दी थी, है ना। बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है, बिल्कुल, बुद्धि से ही तो समस्या हल की जाती है, ये भी सही कथन है। और बुद्धि नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है, ये चीज़ भी बिल्कुल सही है ना। ईस्टर्न ने यह परिभाषा दी थी कि नवीन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य अनुकूलन करने की योग्यता, बिल्कुल सही है ना। लेकिन बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, यह कथन बिल्कुल ही गलत हो जाता है ना। बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता को नहीं कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, आपके प्रश्न संख्या 3 में विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है कि अब्राहम मास्लो ने आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत में कुल कितनी आवश्यकताएं बताइए? अब्राहम हर्जबर्ग मास्लो, है ना, इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया था? आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, यानी कि आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, आपको पता है ना। अब्राहम मास्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम, उसमें इन्होंने कुल कितनी आवश्यकताएं बताई? 5, 2, 3 या 6? तो दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे 5 आवश्यकताएं बताई है ना, 5 आवश्यकताएं बताई है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी है। आपको पता है सबसे उच्च स्तर की कौन सी है? आत्मसिद्धि या आत्म विकास की। उसके बाद कौन जैसे आ जाती है? सम्मान की। फिर आ जाती है स्नेह या प्रेम की। फिर आ जाती है नंबर 4 पे सुरक्षा की, है ना। और नंबर 5 पे आ जाती है अंत में दैहिक या शारीरिक आवश्यकता। ये जो दैहिक है वो सबसे निम्न है, और जो आत्मसिद्धि की है वो सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता बताई गई है। तो इस प्रकार मास्लो ने कुल आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत में 5 आवश्यकताएं बताई है। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या जो 4 है, वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 अच्छा प्रश्न आ रखा है दोस्तों। निम्न में से कौन एक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है? देखिए, जो आप अधिगम का सिद्धांत पढ़ोगे वहाँ पे संज्ञानवादी भी आएंगे, और दूसरे कौन आएंगे? व्यवहारवादी आएंगे, है ना, व्यवहारवादी। अब देखिए, जो संज्ञानवादी है ना,
ये संज्ञानवादी है, ये गेस्टाल्ट संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, गेस्टाल्ट संप्रदाय से संबंधित है ना। तो संज्ञानवादी में कौन कौन आएंगे? संज्ञानवादी में आएंगे जैसे वर्दिमर है ना, वर्दिमर है, कोहलर है, कोफा है ना, टोलमेन है, गेने है, बांडुरा है ना, कर्ट लेविन है। ये आएंगे इसमें संज्ञानवादी या गेस्टाल्ट में। व्यवहारवादी, व्यवहारवादी का दूसरा नाम संबंधवाद संप्रदाय, संबंधवादी मनोविज्ञान है ना। इसमें कौन आएंगे? थोंडाइक आएंगे, क्लार्क हल आएंगे, पावलो आएंगे, स्किनर आएंगे है ना, बांडुरा आएंगे। ये आएंगे व्यवहारवादी या संबंधवादी में। पावलो पुरातन शास्त्रीय अनुमान सिद्धांत है ना, क्लार्क पुनर्बलन का, कर्ट लेविन ने कौन सा दिया? तलरूप या दिशा सिद्धांत, प्राकृतिक दशा क्षेत्र सिद्धांत, और थोंडाइक का प्रयास त्रुटि। तो यहाँ पूछा संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कौन है दोस्तों, तो आपके कौन हो जाएगा? कर्ट लेविन हो जाएगा। यानी कि जो प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर, और अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि एक व्यक्ति प्रेम प्रसंग में असफल होने पर प्रेमिका की तस्वीरों व पत्रों को निहारता है। एक व्यक्ति अपने प्रेम प्रसंग में असफल हो गया तो क्या करेगा? प्रेमिका की जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों और पत्रों को निहारता है, उनको बार बार देखता है ना। ये समायोजन की कैसी युक्ति? अच्छा प्रश्न है ना, समायोजन कैसी युक्ति है? अन्यारोपण, विस्थापन, तादात्म्यकरण या प्रतिगमन है ना। तो किस प्रकार की युक्ति है दोस्तों? तो देखिए, प्रतिगमन होता है पूर्व की अवस्था में लौट जाना, बूढ़ा बच्चे की तरह रो रहा है, ठीक है, प्रतिगमन हो गया है ना। तो ये अपन ये नहीं पूछा। तादात्म्यकरण हो गया है खुद की पहचान भूलकर दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करना, दूसरों को अपना अंग समझने लगना, ठीक है, वो भी नहीं है। अब बचे 2 विकल्प, एक अन्यारोपण है और दूसरा विस्थापन है ना। ये 2 विकल्प में से होगा। देखिए दोनों एक दूसरे के विलोम। कैसे? जो विस्थापन होता है ना दोस्तों, इसमें नकारात्मक संवेगों का प्रदर्शन किया जाता है मूल व्यक्ति से हटकर दूसरी चीज पर, है ना। और अन्यारोपण में सकारात्मक संवेगों का प्रदर्शन किया जाता है मूल वस्तु से हटकर दूसरी चीज पर। कैसे? अन्यारोपण, प्रेम प्रसंग में असफल हुआ, यानी कि प्रेमिका ने उसका प्यार ठुकरा दिया, ठीक है, मतलब वो प्रेमिका थी, वो मूल वस्तु थी ना, उसको छोड़कर सकारात्मक संवेग प्रदर्शित कर रहा है, किस पर? तस्वीरों पत्रों पर कर रहा है ना, तो ये सकारात्मक है। विस्थापन में नकारात्मक होता है ना। ऑफिस में बॉस ने किसी अपने मतलब जो कर्मचारी उसको डांट दिया ना, तो कर्मचारी वहाँ बॉस से कुछ नहीं कहकर यानी मूल व्यक्ति वस्तु से हटकर अपने घर वालों पर गुस्सा कर देता है, वो नकारात्मक संवेग हो गए। ये होता है विस्थापन और अन्यारोपण एक दूसरे के विलोम है। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या जो 6 है वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। दोस्तों प्रश्न संख्या 7 है कि एक बालक को याद करने की समस्या है। किस चीज़ की समस्या है? याद करने की। वे किस प्रकार के विकार से ग्रसित है? विकार, मनोविद्यलन विकार ना, जो विकृतियां हैं, ये आपके एक प्रश्न डेफिनेटली आएगा। तो देखिए इसकी जो को कहते हैं मनोविद्यलन विकार, है ना। यानी कि काल्पनिक जगत से मतलब होता है, वास्तविक जगत से कोई मतलब इसमें नहीं होता। ये इसकी जो है। मस्तिष्क पक्षाघात, अधरंग, है ना, यानी कि आधे अंगों को काम करना, या लकवा जिसे कहते हैं वो हो जाना, ठीक है। डिस्थीमिया क्या होता है? डिस्थीमिया बोलते हैं एक भावात्मक विकृति, अवसाद होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों यहाँ पे नहीं आएंगे, बल्कि पूछा है याद करने की समस्या। तो याद करने की समस्या यानी कि मेमोरी, है ना, याद करने की समस्या मतलब मेमोरी, स्मृति, तो वो हो जाएंगे डिसमेमोग्राफिया। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या जो 7 है वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर कि डीसीएल के अनुसार अधिगम प्रक्रिया का कौन सा सोपान नहीं है? डीसीएल मनोवैज्ञानिक ने अधिगम प्रक्रिया के कुल 5 सोपान बताए दोस्तों। कितने बताए? 5। अब इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो देखिए सबसे पहले इन्होंने बताया अभिप्रेरणा, यानी अभिप्रेरित व्यक्ति, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि व्यक्ति अभिप्रेरित होगा, कार्य करेगा, फिर मतलब मार्ग में उसके क्या जाएगी? बाधाएं आएगी। ये 2 नंबर इन्होंने सोपान बताया। पहला अभिप्रेरित ने बताया, दूसरा मार्ग में बाधाएं बताया, तीसरा इन्होंने बताया दोस्तों विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा, विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा। ये इन्होंने तीसरा सोपान बताया, ठीक है। विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा जो, है ना, मार्ग में बाधा आएगी तो। और चौथा बताया इन्होंने सही अनुक्रिया करेगा दोस्तों। कौन सा? सही अनुक्रिया करेगा। और जब सही अनुक्रिया करेगा तो 5वां हो जाएगा उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी, यानी भय और क्रोध। इन्होंने दिगम प्रक्रिया कोई सोपान नहीं बताया दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 8 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है कि व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं
देखिए, देखने को आप सोचोगे ये तो प्रश्न में आता है, बहुत ईजी है। अब इसका विस्तार देख लीजिए, वो बहुत अच्छा काम आएगा। व्यक्तिगत भेद, है ना, कि रंग रूप आकार बनावट, है ना, विकास, इन सभी के आधार पर जब अलग अलग होते हैं व्यक्ति, है ना, तो इसे व्यक्तिगत भेद कहते हैं। याद रखना, व्यक्तिगत भेद का सबसे पहले, है ना, यह व्यक्तिगत विभिन्नता का एक चीज़, व्यक्तिगत विभिन्नता या भेद आपके टॉपिक है। इनका सर्वप्रथम वर्गीकरण पूछे किसने किया? स्किनर ने किया दोस्तों। किसने किया? स्किनर ने किया सबसे पहले वर्गीकरण। ठीक है, अब इसने बहुत सारी विशेषता बताई थी स्किनर ने, उसी में बताया इन्होंने विचलनशीलता, उसी में बताया प्रतिमानता, यानी कि उपयुक्त दोनों कथन यहाँ, दोनों विशेषता यहाँ पे सही हो जाएगी। ठीक है, अब विचलनशीलता क्या होती है कि दो व्यक्ति है ना, दो व्यक्ति में मान लीजिए कोई दो गुण है, वो कभी बिल्कुल समान नहीं होते हैं, वो विचलित होते हैं ना, तो ये विचलनशीलता हो गई। अब प्रतिमानता क्या होगी? मान लीजिए बुद्धि का एक परीक्षण कर रहे हैं ना, एक समूह पे, एक समूह के कुछ व्यक्तियों पे हम बुद्धि का परीक्षण कर रहे हैं, तो उनमें क्या पाएंगे हम कि कुछ व्यक्तियों की ही जो बुद्धि है वो मंद होगी और कुछ व्यक्ति की बुद्धि है वो प्रतिभाशाली होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यक्तियों की बुद्धि क्या होगी? औसत होगी, है ना। ये होते हैं प्रतिमानता। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या जो 9 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 है कि अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक विकास हेतु प्रश्नोत्तर पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अच्छा प्रश्न है। अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक विकास हेतु पूछा है, प्रश्नोत्तर जो पद्धति है, विधि है, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जॉन डीवी ने करके सीखना बताया, है ना। रायबर्न ने भी नहीं किया। सुकरात या वुडवर्ड, दो बच गए, है ना। अब देखिए, जो प्रश्नोत्तर पद्धति है वो सुकरात की है। ठीक है, जबकि वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि बताई, है ना। वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि बताई। प्रश्नावली विधि, इसमें आमने सामने होने की, है ना, आवश्यकता नहीं है। इसमें प्रश्न लिखे होते हैं, उनके जवाब विकल्प में देने पड़ते हैं, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं में, है ना। और प्रश्नोत्तर पद्धति है, शिक्षक प्रश्न पूछता है, बालक उत्तर बताता है ना। ये किसने दी थी? सुकरात ने दी थी। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या जो 10 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। एक बालक पहाड़ सीख कर उसका उपयोग गुणा व भाग में करता है, ये उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण को दर्शाता है? कि एक बालक ने पहले पहाड़े सीखे, है ना, ये कौन सी क्रिया है, और फिर उसका उपयोग गुणा व भाग में करता है। तो देखिए, मानसिक से देही क्या ना, शरीर की, यानी देखिए पहाड़े सीखना क्या है? मानसिक क्रिया है, बुद्धि से करेगा ना वो, मस्तिष्क से, है ना, सहारा लेगा उसमें। और गुणा भाग में भी मानसिक ही, दोनों मानसिक क्रिया, यानी मानसिक से देहिक नहीं है। देहिक से शारीरिक, देहिक से शारीरिक, यानी देहिक से भी शारीरिक हो गया, शारीरिक दोनों शरीर की नहीं, गलत है। और शरीर से मानसिक नहीं, बल्कि ये मानसिक से मानसिक क्रियाएं हो जाएगी अधिगम स्थानांतरण में। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या जो 11 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों कि शरीर के संवेदी ग्राहकों द्वारा प्राप्त प्रारंभिक सूचना क्या कहलाती है? शरीर के संवेदी ग्राहक मतलब ज्ञानेंद्रिय। उन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त हम जो भी प्रारंभिक सूचना पूछे, ये देखिए प्रश्न को थोड़ा डीपली समझिए। प्रारंभिक सूचना पूछे ना, अब देखिए अनुकूलन होता है कि स्वयं का वातावरण के अनुसार ढालना। ठीक है, संज्ञान होती है कि मानसिक प्रक्रियाओं का समूह जिसमें स्मृति, बुद्धि वगैरह आती है, निर्णय वगैरह ले जाता है ना, विचार विमर्श सोच समझ के जाते हैं। ठीक है, अब बच्चे हैं 2 ऑप्शन, संवेदना या प्रत्यक्ष, इनमें से आएगा ना। अब जब प्रारंभिक सूचना पूछी है तो वो संवेदना कहलाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि जो संवेदना है वो प्रत्यक्षीकरण के ठीक पहले की प्रक्रिया है। ठीक है, संवेदना प्रत्यक्षीकरण के ठीक पहले गठित होती है, ठीक पहले की प्रक्रिया। कैसे? संवेदना मतलब अनुभूत करना। संवेदना मतलब अनुभूत करना, मतलब कि मान लीजिए हम बैठे हैं, है ना, हमें कहीं से गंध आई, यानी गंध को सूंघा हमने, गंध को सूंघना, है ना, गंध को सूंघना, गंध आ रही, बस इतना ही सूंघा ना, ये पता नहीं किसकी आ रही, गंध सूंघ ली, है ना, यानी बैठे बैठे हमने अनुभूत कर लिया, अनुभूति हुई, वो संवेदना कहलाएगी। ठीक है, ये पहले गठित हुई। इसके बाद क्या गठित होगा ना कि संवेदना का अर्थ स्पष्ट करना ही प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। संवेदना का अर्थ स्पष्ट करना ही प्रत्यक्षीकरण है ना, प्रत्यक्ष देखना, है ना, कि गंध है किस चीज़ की आ रही है ना, गंध किस चीज़ की आ रही है, इस चीज़ की गंध आ रही है ना, तो वो हो जाता है प्रत्यक्षीकरण। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या 12 वेरी मोस्ट क्वेश्चन था, और यहाँ पे आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 एक और अच्छा प्रश्न है आरबीएससी एनसीईआरटी बुक में से। व्यक्ति का स्वयं के बारे में उसकी क्षमताओं व योग्यताओं का प्रत्यक्षण क्या कहलाता है? व्यक्ति का खुद के बारे में उसकी क्षमताओं योग्यताओं का प्रत्यक्षण क्या कहलाता है? स्व सम्मान, देखिए स्व सम्मान, स्व नियंत्रण, स्व संप्रत्य, सभी, तो जो तीनों
जो उक्त विकल्प है 1, 2, 3, ये सारे क्या है, ये स्वयं के बारे, व्यक्ति के खुद के बारे में क्षमताएं योग्यताएं है ना। यहाँ पूछा उसका प्रत्यक्षण क्या कहलाता है। तो देखिए स्व सम्मान तो होता है व्यक्ति जब खुद के बारे में, खुद की क्षमताओं और योग्यताओं के बारे में निर्णय लेता है ना, निर्णय ले लेता है, वो तो हो गया स्व सम्मान। स्वनियंत्रण हो जाएगा जब अपने ही वो मतलब व्यवहार है, क्षमताएं योग्यताएं हैं, उन व्यवहार पर वो नियंत्रण करना सीख जाता है, ठीक है। और जो स्व संप्रत्य होता है दोस्तों, वो कहलाता है प्रत्यक्षण, यानी कि खुद के क्षमताओं योग्यताओं के बारे में खुद के विचार क्या है, भाव क्या है ना, प्रत्यक्षण कहलाता है। तो इस प्रकार दोस्तों जो प्रश्न संख्या आपके 13 है, वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कि अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है ना। अधिगम जो कर्ता का विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, बिल्कुल सही है ये। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, ये भी सही है। और सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया, ये भी कथन सही है। यहाँ पूछा है कौन सा युग्म सही नहीं है ना। तो हिल्डा तांबा ने निर्मितवादी सिद्धांत नहीं दिया। निर्मितवादी सिद्धांत क्या है, जिसमें बच्चा खुद सक्रिय रहकर, जिज्ञासु रहकर क्रियाशील होता है ना, सक्रिय रहता, खुद कार्य करके सीखता है, वो निर्मितवादी सिद्धांत होता है। शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, बालक ही सक्रिय होता है ना, छात्र केंद्रित होता है, निर्मितवादी सिद्धांत है ना। ये किसने दिया था, ये दिया था जीन पियाजे ने, ये दिया था वाइगोस्की ने, और ये दिया था जेरोम ब्रूनर ने, अन्वेषणात्मक सिद्धांत है ना। पियाजे ने, वाइगोस्की ने और ब्रूनर ने निर्मितवादी सिद्धांत दिया। कैसे कि जो निर्मितवादी सिद्धांत है ना दोस्तों, वो संज्ञानात्मक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण भाग हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ प्रश्न संख्या जो 14 है, वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। आज का अंतिम प्रश्न है कि अधिगम के बारे में असत्य कथन क्या है दोस्तों। अधिगम के बारे में असत्य कथन है तो क्या है, यह जीवन भर चलता रहता है, बिल्कुल। यह है गर्भावस्था से है ना, गर्भावस्था से मृत्यु तक है ना, जीवन भर चलता रहता है अधिगम, ठीक है, जीवन भर चलता रहता है, बिल्कुल सही है ये है ना। तो ये कथन तो सत्य है। यह व्यवहार परिवर्तन है भाई, अधिगम है तो बिल्कुल व्यवहार में वांछित परिवर्तन है, सही है। अधिगम अभ्यास व प्रशिक्षण के कारण होता है, ये चीज़ भी बिल्कुल सही है ना, अभ्यास के कारण होता है, प्रशिक्षण के कारण होता है। लेकिन इसके परिवर्तनों को देखा व मापा जा सकता है, ये चीज़ गलत है ना, देखा व मापा नहीं जा सकती। देखिए जो वृद्धि हो जाती है अगर, वो मापी जा सकती है, लेकिन अधिगम का पूछा है, इसमें परिवर्तन में अधिगम में और आ जाते हैं ना। बाकी भाई क्षेत्र भी तो अधिगम होता है ना, मानसिक वगैरह, उनको कैसे मापेंगे, नहीं माप सकते, तो उनको देखा मापा नहीं जा सकता, ये कथन असत्य हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या जो 15 है, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे आज के शिक्षा मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए आपके 15 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।